विजय। हेलो एवरीवन, खमा गणे एंड वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ स्टोरी। तो फिर से मैं आप लोगों के सामने एक और नया रियल सुपरनेचुरल एक्सपीरियंस लेकर। कई बार हमारे सामने ऐसे किस्से आते हैं जिनको सुनकर हमें लगता है कि यार ऐसा कैसे हो सकता है। कई बार ऐसी जगह होती है जो श्रापित होती है और वहां पर किसी न किसी एक सुपर नेचुरल एंटिटी का वास होता है। लेकिन साथ ही साथ वहां पर कुछ लोग भी रहते हैं और इन लोगों और उस एंटिटी के बीच में एक तरह का पैक्ट होता है, कुछ नियम होते हैं जिनको ये लोग फॉलो करते हैं। और जब तक ये नियम सही तरीके से निभाए जाते हैं, फॉलो किए जाते हैं, तब तक सब कुछ शांत और स्मूथली चलता रहता है। लेकिन तबाही आती है तब जब नियम टूटता है, और इस नियम को तोड़ने वाला कोई अंदर वाला नहीं, बाहर वाला होता है। और जब ये नियम टूटता है तो उसका खामियाजा सिर्फ एक इंसान को नहीं, पूरे के पूरे परिवार को देना पड़ता है। जी हाँ, कुछ जैसा हमारी आज की इस कहानी में विकास के साथ। जब वो पहुंचा था अपने गांव में, और उस गांव के अंदर एक जगह थी जो थी श्रापित, जिसके ऊपर शायद ये विश्वास नहीं करता था। जाने अनजाने में इसने गांव का नियम तोड़ा और फिर इसके ऊपर आई जिंदगी की सबसे बड़ी परेशानी। तो ये बढ़ते हैं एक और दिल दहलाने वाली कहानी की तरफ जो हुई विकास के साथ। लेकिन उससे पहले अगर आपके पास वैसा कोई रियल सुपरनेचुरल एक्सपीरियंस है या फिर कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी है, तो आप हमारी इन दी गई आईडीज पर हमसे शेयर कर सकते हैं। विकास की परवरिश शुरू से ही शहर के अंदर हुई थी और वो कभी भी अपने पेरेंटल गांव नहीं गया था। ऑल्दो हर साल उसके पापा गर्मियों के छुट्टियों के टाइम पर 15 से 20 दिनों के लिए अपने गांव जाया करते थे। लेकिन पता नहीं क्यों कभी भी वो अपने बीवी बच्चों को अपने गांव लेकर नहीं जाते थे। कई बार जिद करने के बाद भी जब भी उसके पापा जाते थे, तो वो अपने पापा से जिद किया करता था कि पापा मुझे भी साथ में लेकर चलो। लेकिन वो कभी भी उसको उनके गांव लेकर नहीं जाते थे। उसके दादा दादी को जब मिलना होता था तो वही इनके शहर में आया करते थे। उसे कभी समझ में नहीं आया कि वो ऐसा क्यों करते हैं। लेकिन जब वो बड़ा हुआ, करीबन 16 साल की उम्र तक वो पहुंचा, तो फिर इस बार जब उसके पापा अपने गांव जा रहे थे, तो विकास ने उनसे जिद की कि वो भी इस बार उनके साथ चलेगा। बहुत जिद करने पर विकास को ले जाने को उसके पापा तैयार हुए, और साथ ही साथ वो उसकी मम्मी को भी। यानी इस बार ये तीनों लोग अपने गांव जा रहे थे। विकास शायद बचपन में कभी अपने गांव गया, जब वो बहुत छोटा था, उसकी कोई गांव की यादें नहीं थी। और पूरी तरह से वो शहर के अंदर ही पला बड़ा था, इसलिए गांव जाने को लेकर वो बहुत एक्साइटेड था। और 2 दिन लंबी ट्रेन की यात्रा करके ये लोग अपने गांव रजियापुर पहुंचे। गांव पहुंचकर उसने देखा कि जैसे शहर में लोग अलग अलग रहते हैं, वैसे एक मोहल्ले के लोग एक दूसरे की मदद करते हैं। जैसे गांव के अंदर टोला होता है, टोला भी एक मोहल्ले की तरह होता है। लेकिन गांव के वो लोग शहर वाले लोगों से ज्यादा घुल मिलकर उस टोले के अंदर रहते हैं। हर सुख दुख में वो एक दूसरे का साथ देते हैं। इसी के साथ साथ गांव में जो बोली जाने वाली भाषा थी, वो भी बिल्कुल अलग थी। और ये सब विकास के लिए बिल्कुल नया अनुभव था, क्योंकि आज से पहले वो कभी भी अपनी जिंदगी में किसी भी गांव में नहीं गया था। अब धीरे धीरे वो गांव के तौर तरीकों को सीखने लगा। और उसकी उम्र के जो लड़के थे वो इतने घुलनसार थे कि एक हफ्ते के अंदर अंदर ही विकास की दोस्ती अपने ऑलमोस्ट सभी हम उम्र लड़कों से हो चुकी थी। लेकिन उनमें से जो उसका सबसे पक्का दोस्त बना वो था अंशु, क्योंकि अंशु की सोच विकास से बहुत मिलती थी। और इन दोनों को ही भूत प्रेत आत्मा, इन सब चीजों के अंदर बहुत दिलचस्पी थी। तो ऐसे ही एक दिन दोपहर की बात है, ये दोनों दोस्त खेल रहे थे, तभी इन दोनों के बीच में बातचीत शुरू हो गई कि यार भूत वगैरह क्या होता है क्या नहीं होता है, तूने कभी देखा या नहीं देखा है। तो इतने में अंशु बोलता है कि यार अपने गांव का जो शमशान घाट है ना, वहां चलते हैं। तो विकास भी इस चीज के अंदर इन था। और ये दोनों के दोनों अपने गांव के अंदर एक शमशान घाट जो था, एक ही शमशान घाट था उस गांव में, वहां पर पहुंचते हैं। और वहां जाकर देखते तो वहां पर एक चिता की जो राख जली हुई राख होती है, ठंडी हो रखी थी। और वो शमशान घाट को एक्सप्लोर कर रहे थे, ऐसे ही टाइम पास कर रहे थे बेसिकली, आप ये बोल सकते हो। थोड़ी देर वो घूम रहे थे, तो तभी अचानक से उनके जो पड़ोस में एक अंकल रहते थे, बूढ़े अंकल, वो वहीं पर काम किया करते थे, वो उनको देखते हैं। और देखते ही वो विकास को पहचान जाते हैं, क्योंकि वो गांव में नया हुआ आया था। और उन्हें डांटते हुए कहते हैं, क्या करो यहाँ पर, भागो यहाँ से, तुम लोगों को पता है ना ऐसे इस टाइम पर यहाँ पर शमशान के अंदर नहीं घूमते हैं। तो उनकी डांट सुनकर वो बिना कुछ बोले चुपचाप वहां जाने लगे। जैसे शमशान से बाहर निकलने लगे, उन बूढ़े अंकल ने उनको आवाज दी, बोला, सुनो बेटा, यहां से तुम निकल रहे हो और अब पीछे मुड़कर मत देखना। उन्होंने अंकल की बात सुनी और बिना कुछ बोले चुपचाप वहां से चले गए। लेकिन निकलते ही विकास के दिमाग में घूमने लगा कि ये अंकल ने मुझे पीछे मुड़कर देखने को मना क्यों किया है। वो समझ में नहीं आ रहा था। अंशु से उसने कुछ बात पूछी नहीं, बस वो सोचते जा रहा था कि पीछे मुड़ के क्यों नहीं देखना है। दिमाग में उसकी ये चीज चल रही थी।
चलते चलते वो अपने घर पहुंचता है। घर पहुंचने के बाद वो किसी को कुछ भी नहीं बताता है और शाम को खाना वाना खा पी कर वो अपने घर पे बैठा होता है। तभी उसकी दादी उसके पास आई चिल्लाते हुए, क्यों रे विकास, तो आज शमशान घाट गया था? विकास शक पका गया। वो समझ गया था कि वो पड़ोस वाले जो बाबा है उन्होंने शायद इसकी दादी को बता दिया है। उसकी दादी से बोलता है कि हाँ दादी, वो मैं अंशु के साथ चला गया था। बोले तूने पीछे मुड़ के तो नहीं देखा? तो बोलता है नहीं 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 दादी, वो जो बाबा है ना उन्होंने मुझे पीछे मुड़ के देखने को मना कर दिया था। उसके बाद मैं बिल्कुल पीछे मुड़ के नहीं देखा और सीधा का सीधा अपने घर पे आया हूँ। उसके बाद उसकी दादी ने उसको डांटा कि तू पागल है, पूरे गांव में तेरे को और कोई जगह नहीं मिली खेलने के लिए, समझा ले तेरे बेटे को। इसके पापा की तरफ देखते हुए बोली। उसके पापा भी बहुत गुस्से में थे। उसको समझ में आता कि बात क्या है। खैर अब उसके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस घूम रहे थे, तो हिम्मत करके उसने अपनी दादी से पूछ लिया कि दादी अगर मैं मुड़ के देख लेता तो ऐसा क्या हो जाता। उसकी दादी ने उसको कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप पलटकर वहां से चली गई। उसको समझ में नहीं आया। सभी लोग अपने अपने काम में लग गए। वो इस बात से खुश थे कि इसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। लेकिन विकास के दिमाग में ये सवाल बार बार घूम रहा था। वो सोच रहा था कि आखिर ऐसा क्या है कि लोग पीछे मुड़कर देखने को मना कर रहे हैं। उसने गांव के और भी लोगों से, अपने दोस्तों सबसे बात की तो हर कोई ये बोलता था कि वहां शमशान में जो भी कोई जाता है वो जब तक अपने घर नहीं पहुंचाता दोबारा मुड़कर पीछे नहीं देखना होता। ये इस गांव की परंपरा है। वो किसी से पूछता तो किसी को इस बारे में कोई चीज पता नहीं थी। उसे लगा कि शायद इतिहास में यानी हिस्ट्री के अंदर गांव में किसी न किसी के साथ कोई हादसा हुआ है और वह शमशान से जुड़ा हुआ है। शायद उसने शमशान घाट में पीछे मुड़ के देखा होगा और फिर उसके साथ कोई हादसा हो गया और तब से इन गांव वालों ने एक अंधविश्वास बना रखा है कि शमशान में पीछे मुड़कर नहीं देखना है। विकास ने ठान लिया था कि वो इस राज को पता करके रहेगा कि आखिर इस गांव में लोग ऐसा क्यों मानते हैं कि उस शमशान में पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। और उसके बाद उसने इस मुद्दे के ऊपर अगले दिन से छानबीन शुरू की, अलग लोगों से बात की। इस जो इनका टोला था, उस टोले के जो बुजुर्ग लोग थे, उनसे जब वो बात करता था तो वो इसके बारे में बताने के लिए उसको सख्त मना कर देते थे। पूछ पूछ कर वो थक चुका था, लेकिन उसे इस सवाल का जवाब नहीं मिल रहा था कि आखिर इस गांव में लोग ऐसा क्यों बोलते हैं कि उस शमशान में पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। जब उसे कुछ भी पता नहीं चला तो वो थक हार गया। लेकिन फिर इनके टोले में एक ऐसा इंसिडेंट हुआ। वो जो बूढ़ा आदमी था जिसने शमशान में इनको घर भेजा था डांट के, उसकी एकदम से तबीयत खराब हो गई और वो हॉस्पिटल के अंदर अपनी जिंदगी की लड़ाई लड़ रहा था। मतलब उसकी कंडीशन बहुत सीरियस थी और डॉक्टर्स ने ऑलमोस्ट जवाब दे दिया था। और शाम होते होते टोले में ये खबर फैल गई कि उसकी मौत हो चुकी है। उनकी मौत की खबर पूरे टोले में फैल गई। वो विकास को भी पता लगा तो उसने गांव के लोगों को ये बात करते हुए सुना कि कुछ लोग बोल रहे थे कि हो सकता है इसको वहीं पे शमशान में किसी प्रेत या पिशाच ने दाब दिया हो, तभी उसकी अचानक से मृत्यु हो गई है। विकास के लिए बहुत शॉकिंग था कि वो बिल्कुल ठीक ठाक थे, अचानक से उनकी मौत कैसे हो गई किसी को समझ में नहीं आया। और सबसे बड़ी बात ये थी कि जिस शमशान में वो खुद काम किया करते थे, आज उनकी लाश को उसी शमशान में ले जाने की तैयारियां हो रही थी। उनके सारे लास्ट वाले जो रिचुअल्स थे वो किए गए और फिर उनकी अर्थी को कांधा दिया जा रहा था। तो सभी लोग जब लेकर चलते हैं तो शमशान घाट की तरफ उनको सब बारी बारी से कांधा देते हैं। तो इस तरह विकास के पिताजी ने विकास से भी कहा कि भाई तुम भी कांधा दो ताकि वो भी थोड़े बहुत रीति रिवाज सीखे। और इस तरह से सब लोग बोलते बोलते उनको शमशान घाट में लेकर गए और वहां पर एक चिता पहले से तैयार की गई थी। उस चिता पे उनको लिटाया गया और उसके बाद जो वहाँ पंडित जी थे वो विधिवत पूजा कर रहे थे। उन पंडित जी ने उन वहां पे 5 लोग थे, उनमें से एक था विकास। उनको लकड़ी के छोटे टुकड़े दिए और कहा कि आप इस चिता की 5 बार परिक्रमा करें और उसके बाद इसको मुखाग्नि दी जाएगी। इनके 5 बार परिक्रमा करते ही पंडित जी ने इनसे कहा कि वो लकड़ी चिता में फेंक दे। उनके लकड़ी फेंकते ही उन बूढ़े बाबा का जो लड़का था उन्होंने उनकी चिता को मुखाग्नि दी और इस तरह से उनका ये आखिरी रिचुअल पूरा हुआ। चिता को अग्नि देने के 1 घंटे के बाद सब लोग वहां से निकले और शमशान घाट के पास में एक नदी बहती थी, उस नदी में नहाने चले गए। नदी से नहा धोकर ये लोग वापस शमशान घाट के मतलब वहां पर आए। सब लोग इकट्ठा हुए एक साथ और उसके बाद जो इनके गांव के मेन हेड थे टोले के, उन्होंने कहा कि सबके सब लोग अब घर की तरफ चलो और किसी को भी पीछे मुड़कर नहीं देखना है। अब जब ये बात वापस से आई विकास के सामने कि पीछे मुड़कर नहीं देखना है, तो उसकी जिज्ञासा ने उसके ऊपर मतलब वो उसके ऊपर हावी हो चुकी थी और वो बार बार ये सोच रहा था कि अगर पीछे मुड़कर क्यों नहीं देखना है, क्यों नहीं देखना है। जैसे सब लोग चलना शुरू हुए, विकास सबसे पीछे चला, उसके फादर उसके पीछे वो चल रहा था और तभी उसने घूमकर पीछे देख लिया। और जैसे ही घूम के उसने पीछे देखा, ये मान लो उसकी सांस उसके गले में अटक गई।
उसने देखा कि वो जो बूढ़े बाबा की चिता जल रही थी, उससे जो काला धुआँ निकल रहा था, उस धुएँ में एक आदमी की शेप के अंदर कुछ बहुत ही डरावनी शक्ल, कोई डरावना सा एक इंसान सा बैठा हुआ है और उसकी बिल्कुल लाल-लाल आँखें चमक रही है और वो जैसे विकास को ही घूर रहा हो। उसे लगा उसके मन का भ्रम है, वो बुढ़ते से उसने वापस सामने देखा और सीधा भागकर सबसे आगे पहुँच गया। बिल्कुल पसीने-पसीने हो गया था और चलते-चलते उसके पैर काँप रहे थे। लेकिन घरवालों की डाँट से डर के चक्कर में उसने शमशान घाट वाली बात किसी को भी नहीं बताई और चुपचाप जाके अपने घर पे अपने कामों में लग गया। दिन में तो सब कुछ सही था, लेकिन जैसे ही रात का अंधेरा छाया, तो उसे बार-बार ऐसा फ़ील हो रहा था कि किसी कोने में या उसके आस-पास जब भी वो अंधेरे में जाता, कि कोई न कोई उसके आस-पास है, उसे किसी की प्रेज़ेंस फ़ील हो रही थी। उसे बार-बार यही लग रहा था कि वो काली परछाई उसको घूर-घूर कर देख रही है। वे करीबन रात के 8 या 9 बज गए थे और सभी घरवाले खाना-वाना खा-पी कर सोने जाने की तैयारी में थे। विकास भी अपने कमरे में पहुँचता है, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। उसे बार-बार वही फ़ीलिंग आ रही थी और जैसे ही वो सोने के लिए आँख बंद करता, उसकी आँखों के सामने फिर से वही परछाई आ जाती और वापस से आँख खोल लेता। भरी जून की गर्मी में भी डर के मारे विकास कंबल ओढ़कर लेटा हुआ था और उसकी हिम्मत नहीं थी कि वो अपना चेहरा उस कंबल से बाहर निकाल ले, क्योंकि जैसे वो अपना चेहरा उस कंबल से बाहर निकाल रहा था, उसे ऐसा लग रहा था कि कोने में कोई खड़ा है और वो उसे घूर रहा है। जैसे तैसे उसने वो रात गुजारी, पता नहीं उसकी आंख कब लग गई। सुबह जब वो उठा तो फिर से सब कुछ नॉर्मल था, उसे कुछ भी फ़ील नहीं हो रहा था। फ्रेश-व्रेश होकर वो वापस से अपने दोस्तों के पास खेलने चला गया। तभी अंशु उसके पास आता है और बोलता है कि सुन, चल अपन शमशान चलते हैं। वो जो बूढ़े बाबा है ना, उनका बेटा जो है वो उनकी अस्थियाँ बीनने जा रहा है। तो उसने बोला कि मेरे साथ लो, तुम भी चलो। तो उसने बोला कि नहीं यार मैं नहीं जाऊँगा, तू ही जा। अरे चलना है, क्या डरता है? आजा चलते हैं। आज तो सब लोग होंगे वहाँ पर, कोई मना करने वाला भी नहीं है। विकास को डर लग रहा था, लेकिन साथ ही साथ अब वो कुछ कह भी नहीं सकता था किसी से, ना ही वो अंशु से, ना किसी और से कुछ कह सकता था, क्योंकि वो किसी से भी कुछ कहता, तो ये बात उसके घरवालों तक पहुँच सकती थी। डरते-डरते वो वापस से वहाँ शमशान पर पहुँचा, लेकिन पता नहीं क्यों आज उसकी हिम्मत नहीं रही थी कि वो उसके अंदर जा पाए। विकास को उस अंशु ने बोला कि भाई चल अंदर चलते हैं। जैसे ही वो अंदर कदम रख के वहाँ पहुँचा, उसे बार-बार ये फ़ील होता कि चारों तरफ उसके कोई घूम रहा है। और उसकी हिम्मत नहीं होती उठकर इधर-उधर देखने की। उसे लग रहा था कि वो गलत जगह पर आ गया और वो गलत यहाँ पर आ गया, उसको यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। उसने फटाफट से अंशु से बोला कि सुन, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, तुम आते रहना। और वो वहाँ से निकल गया और निकलते-निकलते एक बार फिर से उसने पीछे घूमकर देखा, उसकी आँखों के सामने फिर से वही मंज़र था। वही काली परछाई, वही 2 लाल आँखें उसको वहाँ पर दिखाई दे रही थी। वो बुरी तरह घबरा गया और सीधा भागता हुआ अपने घर पर पहुँचा। हाँफते हुए पानी-वानी पीकर वो बैठा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ये उसके मन का वहम है या वाक़ई में उसे कुछ चीज़ें दिखाई दे रही है। दिन भर उसका जैसे-तैसे गुज़रा और जैसे ही शाम हुई, उसे वापस से वही बेचैनी होना शुरू हो गई कि उसके आस-पास कोई है, कोई लगातार उसके ऊपर नज़र रखे हुए है। रात को इवन उसने खाना भी नहीं खाया, उससे पूछा गया खाना खाने को, तो बोला मेरा मन नहीं है, मैंने बाहर से कुछ खा लिया है और चुपचाप जाकर वो अपने कमरे में लेट गया। और लेटकर वो जैसे ही आँख बंद करता, फिर से उसकी आँखों के सामने वही मंज़र शुरू हो जाता। उसे समझ में आता कि वो क्या करे, क्या नहीं करे, किसी को कुछ बता नहीं सकता। अकेला वो इन चीज़ों के अंदर पिस रहा था। फिर से उसने वही अपना कंबल लिया और अपने मुँह पे ढककर आँख बंद करके सो गया। लेकिन आज जैसे उसकी आँख लगी, उसको एक सपना आता है। उसको एक सपना आता है कि वही काली परछाई वाला जो इंसान है, वो आकर उसके घर के सामने, उसके पलंग के सामने खड़ा हो गया है और उसकी टाँग पकड़कर उसको नीचे खींच के शमशान की तरफ लेकर जा रहा है। वो बार-बार चिल्ला रहा है, "छोड़ो, छोड़ो" लेकिन उसके मुँह से आवाज़ नहीं निकल रही थी। थोड़ी देर घसीटने के बाद उसने देखा कि वो जो परछाई थी, बिल्कुल उसकी छाती के ऊपर आकर बैठ गई है और वो उसका गला दबा रही है और वो बुरी तरह से तड़प रहा है, लेकिन अपनी आँखें नहीं खोल पा रहा है। और तभी दोबारा से उसने आँख खोली तो देखा कि वो जो बूढ़ा आदमी था, जिसकी चिता जली थी, वो अधजली हालत में उसके सामने खड़ा हुआ है। वो कुछ समझ पाता, वो पूरी तरह से घबरा गया, तो एकदम से उसकी आँख खुली और उसकी आँख खुली तो उसकी हालत टाइट हो गई। रात के घुप अंधेरे में वो उस शमशान घाट के बीच में लेटा हुआ था। चारों तरफ देखा, उसे कोई दिखाई नहीं दिया, लेकिन वो बहुत बुरी तरह घबरा गया था। वो वहाँ से सीधा उठा और भागता हुआ अपने घर पर पहुँचा और रोते हुए चिल्लाते हुए अपने पूरे घरवालों को उठाया और फिर उसने उनको बताया कि उसके साथ पिछले 2 दिनों से क्या चल रहा है। और जैसे उसने ये बताया कि उसने उस दिन शमशान घाट से आते टाइम पीछे मुड़कर देख लिया था, उसकी दादी और दादा फूट-फूट कर रोने लगे और बोलने लगे, "हे भगवान! ये तो अनर्थ हो गया है। ये क्या कर दिया इस लड़के ने मना करने के बाद भी। अब वो पिशाच इसको नहीं छोड़ेगा, कौन बचाएगा इसको?" इसके जो बाबा थे, वो जाकर उन पुजारी को लेकर आए और वो आने के बाद पुजारी जी सारा मामला समझ गए कि यहाँ पर क्या हुआ है। उन्होंने उसको देखते ही बोला
कि इस लड़के के पीछे तो वो पिशाच पड़ गया है, इसका बचना तो अब नामुमकिन है। ये सुनते ही घर के अंदर रोना पीटना मच गया। अब तो इसके पापा भी रोने लग गए थे और पंडित जी के पास पहुंच गए थे कि पंडित जी, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, ये मेरा इकलौता बेटा है, इसको आप कैसे भी करके बचा लीजिए। जो उपाय करना चाहते हैं, जो उपाय हो सकता है वो आप उपाय कीजिए, किसी चीज की चिंता मत कीजिए, लेकिन आप मेरे इस बेटे को बचा लीजिए। बहुत देर सोचने के बाद पंडित जी कहते हैं, एक उपाय की कोशिश कर सकते हैं, काम करेगा या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन अगर हम पंच शक्ति स्थापना करवाएं तो शायद इस लड़के की जान बच सकती है। लेकिन जब तक वो पूजा नहीं हो जाती, इस लड़के को कोई भी अकेला नहीं छोड़ेगा, वरना फिर इसे कोई भी नहीं बचा सकता है। उसके पिताजी को बात सुनकर थोड़ी तसल्ली हुई। उन्होंने बोला कि पूजा कब होगी? तो उन्होंने कहा कि कल शाम को 5 बजे पूजा प्रारंभ होगी और घर के बिल्कुल बीच में होगी। इसके बाद उन्होंने एक धागा लिया, विकास के हाथ पर बांध दिया, थोड़ी सी लोहबान ली, वो विकास की दादी को दी और कहा कि जब तक पूजा शुरू नहीं जाती है, ये लोबान इसके चारों तरफ, इसका धुआं इसके चारों तरफ रहना चाहिए। तुम सब लोग ध्यान रखना, अगर गलती कर दी तो इस लड़के को कोई नहीं बचा पाएगा। इसके बाद इन्होंने इसके पिताजी को पूजा की सामग्री लिखवाई सारी और ये कहा कि बच्चे का ध्यान रखना। वैसे मैंने रक्षा सूत्र बांध दिया है, बट फिर भी जो चीजें मैं कह रहा हूँ उनको अच्छे से पालन करना, वरना बहुत दिक्कत हो सकती है। ये कहकर वो चले गए। उसके बाद पूरा परिवार विकास की रक्षा के अंदर लग गया। कोई उसको एक सेकंड के लिए भी अकेला नहीं छोड़ रहा था और लगातार उसके चारों तरफ उस लोबान से धुआं किया जा रहा था। दिन गुजरा, शाम हुई। शाम होने के बाद सब लोगों ने खाना वगैरह खाया और सब लोग सो गए। सब पूरा परिवार विकास के साथ ही सोया हुआ था और सोने आंख बंद करते विकास को बहुत अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। उसे फिर से वही फील होने लगा कि कोई ताकत है जो उसे खींचकर यहाँ से ले जाना चाहती है। लेकिन सभी घर वालों के साथ होने की वजह से आज विकास को भी थोड़ा सांत्वना थी, थोड़ा उसको विश्वास था और जैसे तैसे करके उसने रात काटी। सुबह हुई, अभी भी पूरा परिवार उसके साथ था और जब तक शाम नहीं हो गई, वो पुजारी जी घर पे नहीं आ गए, तब तक किसी ने उसको एक सेकंड के लिए भी अकेला नहीं छोड़ा। सारा सामान वामान अरेंज करके करीबन शाम को 6 बजे के आसपास वो पूजा शुरू हुई। उन पुजारी जी के साथ 4 पंडित और आए हुए थे और जैसे ही पूजा शुरू होने वाली थी तो पंडित जी ने कहा कि पूजा शुरू होने के बाद यहाँ से कोई भी उठेगा नहीं जब तक पूजा समाप्त नहीं हो जाती है। घर के सारे खिड़की दरवाजे उन्होंने बंद करवा दिए और घर की सारी लाइटें बंद करवा दी। इसके बाद घर के बीच में एक हवन बनाया गया और उस हवन के पास में घेरा गोला बनाया गया, उसमें विकास को बिठाया गया और फिर उसके चारों तरफ मतलब उससे एक घेरा, वो एक पंडित इधर, 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 टोटल 5 पंडित वहां पर बैठे और फिर उन्होंने वो हवन पूजा शुरू की। और पूजा शुरू होते ही मंत्रों की गड़गड़ाहट विकास के कानों के अंदर बजना शुरू हुई। जैसे जैसे मंत्रों का उच्चारण होता जा रहा था, विकास के शरीर का भारीपन बढ़ता जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि कोई लगातार उसके शरीर के ऊपर वजन रखता जा रहा है और थोड़ी देर के बाद उसका शरीर बहुत ज्यादा भारी हो चुका था और उसी के साथ साथ उसके शरीर के अंदर बहुत अलग अलग तरीके के मूवमेंट होने लगे। उसका शरीर पूरी तरह से दुख रहा था। उसको होश था भी, उसको होश नहीं भी था। ऐसा लग रहा था कि कोई ऐसी चीज उसके शरीर के अंदर फंसी हुई है जो बाहर निकलना चाहती है और शरीर उसका बिल्कुल ऐसे ऐंठ गया था। होता ना जैसे हड्डियां किसी ने मरोड़ दी हो, इस तरह से। और बहुत ज्यादा दर्द उसको हो रहा था। वो चिल्लाना चाह रहा था, वो चिल्ला भी रहा था, लेकिन उसके मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। सिर्फ उसका मुंह खुल रहा था दर्द के मारे और सब लोग उसको बड़ी अजीब सी नजरों से देख रहे थे। और फिर अचानक से किसी ने उसके मुंह के ऊपर एकदम से सिंदूर का इस तरह से फेंक के सिंदूर मारा। उसका सिंदूर सिंदूर छा गया और फिर उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। अगली बार जब उसकी आंख खुली तो बिल्कुल चौंक गया, क्योंकि उसने अपने आप को उसी शमशान में पाया जहां से उसके साथ ये सब हुआ था और उसके चारों तरफ वही पंडित बैठे हुए थे और वो पूजा पाठ कर रहे थे। उसके बाद उसने देखा कि वो लोग उसे नदी पर लेकर गए हैं, उसी नदी पर जहाँ स्नान किया था। वहां उसने देखा कि उसके पिताजी जो वो उसके बाल और उसके नाखून कटे हुए जो थे वो नदी के अंदर बहा रहे थे। उसने देखा तो उसके सिर के सारे बाल उड़ा दिए गए थे और साथ साथ उसके सारे नाखून काट दिए गए थे। उसके बाद उसको उस नदी में स्नान कराया गया। स्नान कराने के बाद उसे बहुत हल्का फील हो रहा था, जैसे उसके शरीर से कोई बहुत बड़ा भार उतर गया हो। उसके बाद उन पंडित जी ने कहा कि बेटा, तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि तुम इस पंच शक्ति स्थापना यज्ञ से बिल्कुल ठीक हो गए हो, बच गए हो। फिर उन्होंने एक ताबीज बनाया, ताबीज बना के उसे पहनाया और उससे कहा कि इस ताबीज को कभी अपने गले से मत उतारना और आगे कहीं भी जाओ तो इन हिदायतों का जरूर ध्यान रखना। तुमने इस गांव के एक बहुत बड़े नियम को तोड़ा है। वो तो ये मान लो कि तुम्हारी किस्मत अच्छी है या तुम्हारे माँ बाप की तुमसे प्रेम है, ये जो भी तुम कह रहे हो, तुम्हारे ऊपर भगवान की कृपा है कि तुम बच गए, वरना तुम्हें बचाना तो बिल्कुल नामुमकिन था। लेकिन जो हुआ सो हुआ, भगवान की कृपा से तुम बच गए हो। बेटा, ये जीवन बड़ा ही महत्वपूर्ण है, एक ही बार मिलता है। इसे
इस तरह से व्यर्थ नहीं करना चाहिए। अब सभी लोग यहां से चलें और ध्यान से सुने, किसी को भी पीछे मुड़कर नहीं देखना है। सबके सब लोग वहां से निकले और अब शायद विकास को अपने सवाल का जवाब मिल गया था कि क्यों इस गांव में कहा जाता है कि शमशान में जब जाओ तो पीछे मुड़कर नहीं देखना है। क्योंकि इस गांव का जो शमशान था, ये एक श्रापित शमशान था, जहां पर शायद कोई प्रेत या किसी पिशाच का निवास था, वो वहां पर एग्जिस्ट करता है। और जो भी कोई उस शमशान में पीछे मुड़कर देखता है, वो उसके ऊपर हमला कर देता है और उसे अपने साथ ले जाता है। विकास की क्यूरियोसिटी अपनी जगह पर बहुत सही थी, लेकिन उसका जवाब उसे जो मिला वो बहुत खतरनाक था। हो सकता है अगर उस दिन वो पुजारी जी नहीं होते और ये इस पूजा के द्वारा उसको छुटकारा नहीं मिलता या उसका इलाज नहीं होता, तो आज ये कहानी बताने के लिए विकास इस दुनिया के अंदर नहीं रहता। और ऐसा एक बार नहीं, कई बार देखा गया है कि किसी किसी गांव की कुछ परंपरा होती है और उस परंपरा को जब लोग नहीं मानते हैं या नियम होते हैं उन नियमों को नहीं मानते हैं और उन नियमों को तोड़ते हैं, तो उसकी सजा उन लोगों को भुगतनी जरूर पड़ती है, जैसा यहाँ पर विकास के केस में हुआ। तो आपको क्या लगता है, क्या वाकई में ऐसी श्रापित जगह होती है कि जहां पर कोई ना कोई तरह का श्राप लगा होता है, कोई ना कोई नेगेटिव एंटिटी होती है जो वहां पे जुड़ी हुई होती है, और अगर आप वहां के उन नियमों को तोड़ दो तो फिर आपको इन एंटिटीज के साथ आपका डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है, जो कि आपके लिए भी बहुत ज्यादा लीथल हो सकता है। मुझे कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज जरूर बताएं। हम लोग मिलते हैं अपनी अगली कहानी में, तब तक के लिए कीप लविंग एंड कीप लिसनिंग।